Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about India-Afghanistan relationship. IR की सीरीज का ये 10th चैप्टर है। इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप इंडिया के बाकी नेबर्स से बहुत अलग रहा है, क्योंकि आपने अगर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के बारे में पढ़ा होगा तो यू नो कि हमारे रिलेशनशिप अपनी नेबर से या तो शुरू में बहुत अच्छे थे और फिर बिगड़ गए, या बहुत ख़राब थे और फिर सुधर गए। बट अफगानिस्तान के साथ ना बहुत यूनिक तरीके का रिश्ता रहा है, बिकॉज कोई बड़ी एनिमोसिटी रही नहीं है उनके साथ। पर अब एज ऑफ नाउ 2023 वी डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ तालिबान। तो एक डिफरेंट सेट ऑफ क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का विद अफगानिस्तान। हमारे वी डू शेयर अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान विच इज़ इन जम्मू कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक छोटी सी बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हेंस हमारी डायरेक्ट कोई लैंड टू लैंड कनेक्शन नहीं है, बट दैट हैज़ नॉट अफेक्टेड इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशनशिप इन एनी वे। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ अफगानिस्तान इन इंडिया वॉज जब मैं ग्रेजुएट हो रही थी। आई वॉज इन अ सेकेंड ईयर इन टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, एंड आई रिमेंबर हर साल काबुल यूनिवर्सिटी से कुछ टीचर्स जो नए नए रिक्रूट होते थे उन्हें टिस में भेजा जाता था टू गेट अ ट्रेनिंग फ्रॉम टीचर्स कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्लासेस कैसे होती है। वहाँ पे भी, और आई वॉज इन स्कूल ऑफ सोशल वर्क, वहाँ पे भी स्कूल ऑफ सोशल वर्क था अंडर काबुल यूनिवर्सिटीज़, एंड दे यूज टू कम टू सी कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के बच्चे कैसे गाँव में जाते हैं काम करने के लिए, कौन सी स्कीम्स चल रही है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये सब देखने के लिए आते थे। एंड देन दे यूज टू लर्न दिस, गेट ट्रेनिंग, स्टे विद अस फॉर 15 days एंड देन गो बैक देयर, और ये हर साल होता था। उसके अलावा सेकेंड एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान विद इन इंडिया इज आई यूज टू लिव इन दिल्ली। एंड अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता है देयर इज़ अ कम्युनिटी, अ कॉलोनी इन दिल्ली जहाँ पर सारे अफगानी सिटीजन रहते हैं। सम ऑफ देम आर वर्किंग हियर, सम ऑफ देम आर बोर्न हियर, some of them are studying, and some of them are families of diplomats, and it's like that small place in Delhi is like mini Afghanistan. Okay, वहाँ पे आपको उनके ओरिजिनल क्विजीन, रेस्टोरेंट, कपड़े सब मिल जाएंगे जो भी ऑथेंटिक यू वांट, and it's quite seamlessly, that colony is so seamlessly integrated in Delhi कि आपको लगेगा ही नहीं कि that this is a whole different country, and there is a reason for it. जैसे फॉर वन ऑफ द रीज़न बीइंग कि अगर आप अपने वैदिक पीरियड में जाएं और वहाँ की टेक्स्ट पढ़ें तो वहाँ पे है ना 16 महाजनपदास का नाम दिया मेंशन है। उसमें से एक जनपदा गंधारा यूज टू बी वेयर अफगानिस्तान इज टू। तो आर रिलेशनशिप विद देम इज नॉट न्यू, इट्स एज ओल्ड, इट्स एंशंट। इवन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, सिख एम्पायर, दैट अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान वॉज पार्ट ऑफ द लार्जर सब इंडियन कम्युनिटी और किंगडम इन दैट वे। मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस जो था विथ पीपल ऑफ अफगानिस्तान वॉज आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम JNU in international relation, politics and international relation, and I was a part of a batch which was 100 बच्चे, and उन 100 बच्चों में से 16 बच्चे were from Afghanistan, and they were all on scholarship. So basically Indian government gives huge scholarships to Afghanistan for their students, and they come and study in government universities in India. So I made a lot of friends, and there's another connection I have with Afghanistan. Basically, I'm a Sindhi, and Sindhis don't have caste division. We have division based on area. ठीक है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप हैदराबाद से हैं, पाकिस्तान में हैदराबाद जो है, तो आप हैदराबादी सिंधी है। अगर आप शिकारपुर से हैं तो आप शिकारपुरी सिंधी है। वैसे ही अगर आप कंधार से हैं तो आप कंधारी है। तो आई हैव फैमिली मेम्बर्स दैट आर कंधारी, एंड द आइडिया इज दैट these were the Sindhi community that came from Kandahar, and Kandahar is present day Afghanistan. So I have had a personal experience of the community on multiple occasions. I used to live with them, I have studied with them, and I also think that there is a lot of cultural similarity between my culture and the culture of those people. So all in all, India-Afghanistan relationship is something very exciting to study about, because you'd think
कि अच्छी नहीं होगी रिलेशनशिप, बट a lot of effort has been put by Indian government to almost become seamless with the community. Moving on, क्या पढ़ेंगे आज हम? As always, we are going to start with previous year's question paper. Color previous year's question paper, because हमें ये जानना है कि इस टॉपिक से आते क्या है क्वेश्चन, स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का. अफगानिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे, इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जानेंगे, अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए वो समझेंगे, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कॉपरेशन है, कौन से चैलेंजेस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्या हुआ जब यूएस ने विड्रॉ किया और तालिबान ओवरटुक. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ व्हाट इज़ देयर. अब जब तालिबान फाइनली यूएस हैज़ लेफ्ट Afghanistan and Taliban has taken over for good this time. Now, what is the status of relationship between India and Afghanistan and way forward? अब जब पूरे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, सारे डिप्लोमेटिक टाइज कट हो चुके हैं, तो now what are we expecting in future from this country, and what will happen to all the mehnat that Indian government did, building their parliament, building schools, giving scholarship. We had so many exchange programs with people in Afghanistan, and all of that now is in drain. So we'll understand कि आगे क्या expect किया जा सकता है. So let's start with the question. मेंस का क्वेश्चन है 2013 में आया था, द प्रपोज विथड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस. ये दिस इज बेसिकली यूएस, बट यूएस खुद से तो नहीं आ सकती बोल के कि हमारे, तो दे विद अदर कंट्रीज हैव क्रिएटेड दिस इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स जो उन्होंने अफगानिस्तान में भेजी थी फाइट अगेंस्ट द तालिबान. तो 2014 में बात आई थी कि 2013 में एक्चुअली न्यूज़ आई थी कि 2014 में दे आर प्लानिंग टू एक्चुअली विदड्रॉ फ्रॉम इट, एंड देन वी नो दे वर एबल टू विदड्रॉ फाइनली बाय 2019. तो अब इसमें सवाल पूछा गया कि व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, और इंडिया जो है कैसे फेस करेगा इन चैलेंजेस को जो अब आने वाले हैं, एंड हाउ विल इट सिक्योर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, कि जिस कारण से इंडिया और अफगानिस्तान रिश्ते बना रहे थे, जो भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, उसका अब क्या होगा नोइंग दैट यूएस इज गोइंग टू विड्रॉ और द सिक्योरिटी फोर्सेज इज गोइंग टू विड्रॉ, एंड दैट वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ disturbance in the country, and it might not remain democratic, it might not even remain a country. Of course, right now giving answer to this question would there is, क्योंकि 2013 तक अभी तक यूएस गई नहीं है, right? So then there were speculative answers, but अब 2023 में we know what happened, right? So we are not going to answer that we exactly know what happened, and moving on, we'll talk about how things started. First, let's talk about the geography of the country. So this is the map of Afghanistan. This is right here, is the small border I was talking about. Okay, छोटी सी border है, but then ये जो area है ये हमारा accessible नहीं है. चाइना के साथ भी 91 किलोमीटर की छोटी सी border है अफगानिस्तान के साथ में. Then rest of it is with Pakistan, and when you read about it, this border is actually very loose. ठीक है, मतलब कि यहाँ जो रीजन है यहाँ का ये वाला, और जो पाकिस्तान का ये वाला रीजन है, दिस एक्चुअली इज पश्तून रीजन. ओके, तो भले पॉलिटिकली उनके बीच में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लाइन खिंच गई हो, पर ये कम्युनिटीज आपस में बहुत इंटीग्रेटेड है, एंड इनके बीच में बहुत खुले बॉर्डर्स भी हैं, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है. So this is it. And उसके बाद और दूसरी कंट्रीज क्या है, इस तरफ है ईरान. Okay, on this side we have Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan. So these are the neighbors. Afghanistan is a landlocked country, मतलब उनके पास कोई भी सी शोर नहीं है, तो मतलब वो अपने नेबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एवरीथिंग. और मतलब आप ऑफ कोर्स कहीं ना किसी नेबर को तो परमिशन देनी पड़ेगी, तभी उनके एयर स्पेस में कोई एंटर कर सकता है, या फिर उनका सामान अगर शिप से आ रहा है तो. So usually they are dependent a lot on Pakistan and Iran. दोनों के ही पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. In terms to geography of the country, majority of the area of this area is what we know as Hindu Kush Mountain. And Hindu Kush mountain range, it is one of the most difficult
माउंटेन रेंजेस, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ड्राई लैंड है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फिजिकल बैरियर है कि कोई भी एंटर नहीं कर सकता। और जो कम्युनिटीज़ हैं अफगानिस्तान की वो इन माउंटेन्स के बीच में है। तो क्योंकि इन माउंटेन्स को पार करना आसान नहीं है, इसलिए जो कम्युनिटीज़ है विद इन अफगानिस्तान वो भी एक दूसरे से काफ़ी डिस्टिंक्ट है, ठीक है, क्योंकि कई सालों तक उनका रिश्ता नहीं था एक दूसरे का, क्योंकि आसानी से एक्सेसिबल नहीं था। अगर एक्सेसिबल होता तो उनके बीच में एक्सचेंज होते, लोग इधर उधर माइग्रेट करते, शादियां होती वगैरह। बट क्योंकि पहाड़ इतने बड़े हैं और सूखे पहाड़ हैं और खूब ठंड पड़ती है वहाँ पे, तो इसीलिए ज़्यादातर कम्युनिटीज़ जो हैं वो आइसोलेटेड ही हैं। और यही कारण भी है कि क्यों अफगानिस्तान को ग्रेव ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे रूल करना बहुत डिफिकल्ट है। इवन एज द गवर्नमेंट विच इज़ रूलिंग फ्रॉम काबुल, उनका जो कंट्रोल है वो हर एरिया में नहीं है। मतलब उनकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट का पास भी कंट्रोल 100% नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी स्मॉल चीफ, और सब अपने अपने चीफ, मतलब अपने अपनी कम्युनिटी के चीफ हैं, और सब बहुत ताकतवर हैं एंड बहुत आइसोलेटेड हैं, ठीक है। और उनको लाइक यू विल एक्चुअली फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल इन अफगानिस्तान जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि पहले यूएस था, फिर तालिबान की गवर्नमेंट, फिर दैट देयर वाज एक्चुअली गवर्नमेंट, फिर बाद में चेंज होकर तालिबान आ गई। दे डिडंट केयर बिकॉज दे डोंट हैव दैट कॉमन अफगान आइडेंटिटी टू गो विद, ठीक है। उनकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज बहुत स्ट्रांग है, एंड ऐसी कम्युनिटीज आज भी आपको मिलेंगी अफगानिस्तान में जो अपने आप को काफ़ी आइसोलेट करके रखती है, सिंपली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द लैंड। इसीलिए जब यूएसएसआर आया था अफगानिस्तान में, जब यूएस आया, दे वर नेवर एबल टू कंप्लीटली कंट्रोल द टेरिटरी एंड दे इवेंचुअली हैव टू लीव, बिकॉज मेंटेन करना अफगानिस्तान में एक आर्मी को, पोजीशन को बहुत डिफिकल्ट है, वेरी मनी एंड टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई कई बार ब्रिटिशर्स एक्चुअली लेफ्ट अफगानिस्तान 3 times बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम टू मेंटेन इट। तो इस कारण से भी it's a different kind of country with a very very different history as compared to the other South Asian countries, even for that matter other Central Asian countries. And अफगानिस्तान जो है ना, it is on the border of like उनके एक तरफ साउथ एशिया स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ जो है सेंट्रल एशिया स्टार्ट हो जाता है, तो दे आर समवेयर इन द मिडिल ऑफ इट, एंड दे डू शो अ कल्चरल सिमिलैरिटी ऑफ दैट काइंड की they are also close to the Middle Eastern culture and also close to South Asian culture and easily assimilate हो जाते हैं दोनों में। Now let's talk about the background of Afghanistan. इंडिया अफगानिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। From Indus Valley civilization के टाइम से we know that a community of Afghanistan existed. उनके साथ हमारे कनेक्शन है। Even the word Hindu Kush, we'll talk about it, कहाँ से ये नेम आया है, and you'll see the connection with the Indus Valley civilization. फिर 1330 BCE में अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड व्हाट वी नो एज मॉडर्न डे अफगानिस्तान। उसके बाद उसके सक्सेसर सिलेक्सस निकाटोर, उसने कुछ सालों तक ये रूल किया और फिर सिसीड कर दिया मौर्यन एम्पायर को 305 BC। 10th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक के बीच में जितने भी हमले हुए हैं नॉर्थ इंडिया पर, फ्रॉम गजनवीज, गुरीद्स, खालजीज, सूरीज, मुगल्स, दुरियंस, दे ऑल केम फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। तो सब यहीं से आए थे, जितने भी हमारे चेंज रहा है हमारी सिविलाइजेशन में वो यहीं से आया था। मुगल पीरियड के टाइम में ना इस एरिया में बहुत इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे थे, मतलब राज्य जो था वो गिर रहा था जो वहाँ पे उस वक्त था, और उसके कारण कई सारे लोग दिल्ली आ गए थे रहने के लिए। तो इसलिए यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन दिल्ली आज, जो कह सकते हैं कि उनके पूर्वज जो थे वो अफगानिस्तान से आए थे, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही थी, वो यहाँ आके सेटल हो गए हैं, एंड नाउ देयर पीपल आर लिविंग हियर। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखते हैं। ब्रिटिश ग्रेट गेम, ओके, विच इज़ बेसिकली व्हाट ब्रिटिशर्स, इट्स व्हाट यू कॉल एज, जो ब्रिटिशर्स इंडिया और इस एरिया में करते थे ना, कॉन्कर करने के लिए एक दूसरे को लड़वाते थे और फिर कॉन्कर करते थे। बेसिकली दैट वाज द रीजन फॉर क्लोज टाइज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, बिकॉज एंग्लो इन अफगानिस्तान 3 बार वॉर्स हुई थी ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब इंडिया भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो एक तरीके से वहाँ से भी एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा तो क्या बोल सकते हैं,
रिलेशनशिप वहीं से इस्टेब्लिश हुआ बिकॉज वी ऑल्सो वर अंडर द ब्रिटिश इंडिया एंड दे वर ऑल्सो फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो हमने डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी अफगान के किंग के साथ में 1949 में। 1950s और 60s में बहुत मतलब कोशिश की गई कि डिप्लोमेटिक कनेक्शन बनाए जाएं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन प्रॉब्लम थी द दुरंद लाइन। दुरंद लाइन इज बेसिकली दिस, ये जो लाइन है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एंड प्रॉब्लम जैसे हमने देखा था जब पंजाब फॉर एग्जांपल जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुए थे, तो पंजाब में बहुत प्रॉब्लम नहीं थी कि बहुत सारे लोग इधर और उधर रिलेटेड थे। आपको पता है लाहौर और अमृतसर तो कितना जुड़ा हुआ है, कितना पास में है, राइट। कई सारी फैमिलीज जुड़ी हुई थी वहाँ की। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन इस जगह का भी था। ये पूरी कम्युनिटी एक थी और उसके बीच में पॉलिटिकल लाइन खींची थी, और उसके कारण ना फैमिलीज का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा था, लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बावजूद भी दुरंद लाइन और उसके से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी हमने मेंटेन करके रखे अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि बिफोर पाकिस्तान वाज फॉर्म, उसके कई इंडिपेंडेंस के कई साल पहले तक, दैट ऑल्सो वॉज समथिंग वी कंसिडर्ड एज इंडिया। ओनली लेटर ऑन कि वो डिवाइड हुआ और दैट पार्ट वाज गिवन टू पाकिस्तान, बट उसके पहले तक वहाँ के इश्यूज हमारे इश्यूज ही थे। तो इसीलिए उसके बावजूद भी 1947 के बावजूद भी जो भी हुआ, दैट रिलेशनशिप वाज मेंटेन। 1979 में जब सोवियट्स ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तब वी डिड नॉट अपोज इट बिकॉज उस वक्त तक ऑलरेडी यूएस खराब कर चुका था सिचुएशन। 1996 में तालिबान ने जब पावर गेन किया, तो इंडिया ने फिर क्या किया, सपोर्टेड रशिया एंड ईरान टू इसीलिए करा। इसीलिए जब अब सोवियत ने इन्वेट करा तो इंडिया ने कुछ नहीं बोला, बिकॉज दे वांटेड टू दे वर अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त, एंड वी नीडेड टू सपोर्ट रशिया एंड ईरान एट दैट पॉइंट। तो ये जो जॉइंट सपोर्ट था ये एक्सटेंडेड हुआ UIFSA को, also known as the Northern Alliance, the alliance that works basically to establish democratic governance in Afghanistan. ये असिस्टेंट जो था इंडिया का नॉर्दर्न अलायंस को, ये कंटिन्यू हुआ ड्यूरिंग द रूल ऑफ तालिबान। तो जब फर्स्ट बार तालिबान आया था, तब भी इंडिया का सपोर्ट इस अलायंस को ही था। अब बात करते हैं तालिबान के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई? आज तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट शुरुआत में उसका पर्पस थोड़ा अलग था। इट स्टार्टेड एज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसीलिए द वर्ड तालिबान का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स। ये कुछ यंग स्टूडेंट्स थे जो कि पाकिस्तान के कुछ मदरसों में पढ़े हुए थे। दीज वर पश्तून कम्युनिटी, विच इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी जो बहुत ही अच्छी अमाउंट में बोथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करती है। ये कम्युनिटी के बच्चों को आर्म्स दिए गए थे, ऑपरेशन साइक्लोन कहा जाता है, अगेंस्ट टू फाइट अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ सोवियत। तो 1979 में हैपेंड फर्स्ट एंड ओनली आई थिंक एंग्लो नहीं अफगान 1979 में हुई अफगान सोवियत वॉर, एंड सोवियत कंट्रोल्ड अफगानिस्तान फॉर 1 डिकेड फ्रॉम 1979 से लेकर 89 बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर। सो दे वांटेड टू कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में बेसिकली आपको पता है इन US और रशिया, सोवियत दोनों ही कोशिश कर रही थी कि अपना एरिया बढ़ाए, अपना कंट्रोल बढ़ाए, ताकि वो फाइट कर सके। एंड अफगानिस्तान एंड मिडल ईस्ट में दोनों ही कंट्रीज का इंटरेस्ट था, क्योंकि ऑयल। तो 1979 में जब सोवियत इन्वेडेड अफगानिस्तान, तब हुआ व्हाट वी नोन एज ऑपरेशन साइक्लोन। ऑपरेशन साइक्लोन बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने मिलकर विथ पाकिस्तान का ISIS, यूनाइटेड किंगडम, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर बेसिकली इन ग्रुप ऑफ यंग अडल्ट्स को फाइनेंस किया था, उनको वेपन दिए थे थ्रू फाइट अगेंस्ट सोवियत। ओके, एंड दिस इटसेल्फ हाउ तालिबान वाज फॉर्म्ड। ओके, इट वाज फॉर्म्ड to get freedom from Russia, because
the way USSR was dealing with people of Afghanistan was very brutal. ठीक है, तो 1998 में the Taliban held nearly 90% of the Afghanistan, initially welcomed by the very Afghans. शुरू में अफगान लोगों को तालिबान पसंद था क्योंकि अंडर सोवियत बहुत ही करप्शन था, बहुत इनफाइटिंग होती थी और लॉलेसनेस होती थी. ठीक है, और दूसरी बात जो ये तालिबान थी, ये जो है ना, ये क्या एडवोकेट कर रहे थे, सुन्नी इस्लाम के तहत रहना, इस तरीके से कि स्टेबिलिटी आए, इस्लामिक लॉ आए, स्टेबिलिटी आए अफगानिस्तान में, क्योंकि ये एरिया ने ना बहुत टाइम से अनस्टेबिलिटी देखी थी, मुगल्स के टाइम से ही बहुत इंस्टेबिलिटी थी यहाँ पे. तो दे केम ऑलमोस्ट एज अ फरिश्ते, कि हमको फॉरेन इन्वेजन से, बेसिकली फॉर देम these were people who these were students who joined uprising against foreign occupation. तो शुरू ये ऐसे हुए थे, but then later on US lost its control and they created a Frankenstein monster. So this is how Taliban started. इंडिया और तालिबान के रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं हुए थे. 3 रीज़न. सबसे पहला तो जब इंडिया की फ्लाइट ICJ-814 हाईजैक हुई थी, तो वो कहाँ लैंड हुई थी? कंधार में. ठीक है, और इंडिया को ये लगता था कि तालिबान ने ही वो वेपन और पैसा प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को टू डू एक्चुअली बी एबल टू डू इट. ठीक है, तो पहला तो वो था. दूसरी बात, वी नो कि वो कंधार में जाके रुका था एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग. उसके बदले हमें पाकिस्तान को मौलाना मसूद अजहर को वापस देना पड़ा था, जो मतलब इमेजिन आप एक IFS ऑफिसर हो उस टाइम पे एंड आप विटनेस कर रहे हो कि 1999 में आपने अपने हाथ से इस बंदे को छोड़ दिया और बाद में इस बंदे ने इंडिया में मौत का नंगा नाच किया है. एंड द फ्रस्ट्रेशन, कैन यू अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन कि ये बंदा हमारे पास था, वी कुड हैव किल्ड हिम and it would have saved so many Indian lives, but we had to give them up, and we suspected that it was done by इंडिया और तालिबान का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा था. शुरू में जब इंडिया की फ्लाइट ICJ-814 हाईजैक हुई थी, तो कहाँ लैंड हुई थी? कंधार में जाके. हमें तो ये भी शक था कि उस फ्लाइट को हाईजैक करने के लिए मिलिटेंट्स को पैसा और गन भी तालिबान ने ही प्रोवाइड कराया था. उसके अलावा आप सोचो फ्रस्ट्रेशन एक IFS ऑफिसर की, जो उस वक्त उस वक्त इंडिया और तालिबान का रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं रहा है. सबसे पहले तो जो इंडिया की फ्लाइट थी काठमांडू से दिल्ली ICJ-814, उसके हाईजैक होने पर जो वो लैंड कहाँ करी थी? कंधार में, राइट. एंड इंडिया और तालिबान का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा है. उसके 3 मेन कारण हैं. सबसे पहला तो प्लेन हाईजैक ICJ-814. ठीक है, तो वो कहाँ पे लैंड हुआ था? कंधार में. और हमें तो ये भी शक था कि पाकिस्तान को पैसे और वेपन अफगानिस्तान के तालिबान ने ही प्रोवाइड किए थे ये सब करने के लिए. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीपल, बिकॉज द पर्सन वी गेव अप ड्यूरिंग दैट हाईजैकिंग वाज मौलाना मसूद अजहर. उसके छूटने के बाद जो मौत का नंगा नाच हुआ है इंडिया में, तब से लेकर अब तक, इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीपल नोइंग कि वो बंदा हमारे पास था, हम उसे मार सकते थे, बट वी हैड टू लेट हिम गो बिकॉज ऑफ तालिबान. And then that cost us so many lives, so many innocent lives, so many soldiers. So you can understand the frustration India had towards Taliban from that point onwards. ठीक है, उसके अलावा 2 और रीजन थे. एक तो ये था कि तालिबान वॉज वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स इंडिया बिकॉज इंडिया सपोर्टेड द नॉर्दर्न अलायंस, जो कि एंटी तालिबान थी. तीसरा, इंडिया डिड नॉट डू एनीथिंग जब USSR ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था. सो ऑल ऑफ दीज रीजन्स एंड फॉर मल्टीपल रीजन्स, इंडिया एंड तालिबान had the most anonymous, मतलब सबसे ज़्यादा झगड़ा, या बोल सकते हो कि हेट अगर किसी में है तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में.
एंड उसके बाद भी लाइक समटाइम्स आई वंडर कि जब तालिबान के साथ इतना हेट है, फिर हमारी यूएस के साथ दोस्ती क्यों, नोइंग कि यूएस इज द रीजन तालिबान एग्जिस्ट, राइट। 2001 में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में इंडिया ने यूएस का सपोर्ट किया अफगानिस्तान में तालिबान को हराने के लिए, इंटेलिजेंस दिया और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया अलाइड फोर्सेस को। तो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई तालिबान वाज नेवर गोइंग टू बी फेवरेबल टूवर्ड्स इंडिया। उसके अलावा जब तालिबान की डिफीट हो गई और जब एक सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई अफगानिस्तान में, तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज टू स्टार्ट डिप्लोमेटिक टाइज विद अफगानिस्तान। एंड उसके अलावा इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिलीफ। ठीक है, जब फाइनली फ्री हो गए तो उसके बाद इंडिया ने बहुत पैसा भेजा और बहुत सारी चीज़ें बनवाई अफगानिस्तान में, सो दैट द कंट्री कैन गेट रीस्टैब्लिश। तो आप समझ सकते हो कि तालिबान को वही गवर्नमेंट नहीं पसंद है, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो यूएस की पपट गवर्नमेंट है और दे आर नॉट लिविंग बाय द Islamic rule, whatever they feel is the best for themselves. And because we support US, so they also see us as enemies. Moving on, 2005 में इंडिया एडवोकेटेड फॉर अफगानिस्तान टू जॉइन सार्क। इसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान में 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी साइन किया। एंड अफगानिस्तान ने पहली बार किसी कंट्री के साथ इस तरीके का अग्रीमेंट साइन किया था, इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्पेशल दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार अफगानिस्तान गए। फर्स्ट टाइम दिसंबर 2015 में गए थे टू इनॉग्रेट द पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि इंडिया के एड के सपोर्ट से बनी थी। फिर 2016 में अफगानिस्तान ने पीएम मोदी को ये आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड दिया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है अफगानिस्तान में, जब वो गए थे सलमा डैम को इनॉग्रेट करने के लिए। इंडिया ऑल्सो इंडोर्स नेशनल रिकन्सिलिएशन प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर ना, क्योंकि टेरेन इस तरीके की है कि कम्युनिटीज़ बहुत बटी हुई है और एक कॉमन अफगान आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हर कबीले का अपना एक राजा है, उस टाइप का सिचुएशन है। तो हर देश, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर रूल करती है, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस लैंड को एक साथ लाने में। एंड वही बेसिकली द अफगान गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू डू, और इंडिया ने बहुत सपोर्ट करा टू क्रिएट दिस नेशनल रिकन्सिलिएशन प्रोसेस। दिस वाज लेड एंड ओन्ड बाय अफगानिस्तान, एंड इट वाज ऑपरेटिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अफगान कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया उसमें उनकी मदद करता था। बाद में क्या हुआ, यूएस तालिबान ने 2020 में एक अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें यूएस ने बोला कि हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे फ्रॉम अफगानिस्तान। नाउ दिस वाज अ ह्यूज इशू, बिकॉज यूएस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहा है, उनके पीछे जाके तालिबान से बात कर रहा है, और दिस अंडरमाइंड इंडिया स्टांस। ठीक है, जो इंडिया इतनी मेहनत कर रहा था अफगानिस्तान के साथ में, वो पूरी पानी में चली गई, बिकॉज यूएस वाज नॉट कंसिडरिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट इट हेल्प्ड क्रिएट, है ना। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास कर दिया। अगस्त 15 2021 में तालिबान ने काबुल सीज कर लिया, जब यूएस फोर्सेस चले गए और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो गई। एंड इट वॉज द सरेंडर ऑफ अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। अफगानिस्तान की जो फोर्स थी वो सरेंडर हो गई। आई स्टिल रिमेंबर दिस न्यूज़ व्हेन इट केम, बिकॉज as I told you, I have friends, right? And I was really worried about these friends of mine, because they were all back in Afghanistan doing their job, and I was really worried कि अब क्या होगा उनके साथ में. So I remember I called my friends to ask कि कैसी situation है. Some of them had fled, some of them were worried about, I remember I had a friend who was अपने पिताजी के साथ वो किसी के funeral में गए थे, and there was a bomb blast that happened in that funeral, because these all people are जिनकी मैं बात कर रही हूँ, they were affiliated with the democratic Afghan government. So I remember knowing, I came to know about the bomb blast, and I called that friend of mine, and I saw that man change entirely as a human being. Like, he was such a nice, jolly person, and उसके बाद he was riddled with PTSD, completely changed. So I was personally following this, and I remember the news की कैसे जब प्रेसिडेंट गानी जा रहे थे, तो वो बैग में भर भर के पैसा लेके जा रहे थे, और जब वो लोड कर रहे थे प्लेन में तो जगह ख़त्म हो गई, तो वो रोड पे भरे हुए पैसे के बैग छोड़ कर चले गए थे टारमैक पे, जिस पे प्लेन उड़ता है.
and then he fled, obviously, and Afghanistan fell, and it was very unfortunate because for two reasons. Personally, also it was for me very unfortunate because I knew a lot of people there, and it made me very concerned about my friends and their families. And second reason, because from an international community point of view, आप जब international community को follow करते हो तो you cheer for whenever a country becomes diplomatic, democratic, right? और जब जानते हुए तालिबान कैसी है और तालिबान का रूल वापस आना एंड यूएस का इतना घपला करना, वहाँ पे बहुत पैसे लगाए यूएस ने, एंड जब वो गए तो अफगानी फोर्सेस वर नोवेयर प्रिपेयर्ड टू टेक ओवर. इतनी जल्दी उन्होंने मतलब दे गेव अप कि मैं क्या बताऊँ. मतलब इतने सालों से यूएस उनको ट्रेन कर रहे थे. आई रिमेंबर वेरी क्लियरली दिस वीडियो केम राइट आफ्टर इट की जिसमें ना एक जर्नलिस्ट गया के कैंप में, यूएस सोल्जर्स के कैंप में, जो कि डेजर्टेड था, कोई भी जा सकता था, कोई सिक्योरिटी थी, सारे लोग चले गए थे. एंड उसने जाके ऐसे बोला कि देखो पेप्सी यहाँ भरी हुई है, कोका कोला और पेप्सियों का जार पूरा भरा हुआ है. आई रिमेंबर एक छोटा बच्चा 13-14 साल का जो फुटबॉल खेलता था, और उसने क्या किया था, जब जो लास्ट प्लेन जा रहा था अफगानिस्तान से, ही स्नीक्ड एंड ही सैट ओवर द टायर्स, लैंडिंग टायर्स, और जब वो लैंडिंग टायर्स खुले तो वो नीचे गिर गया एंड ही डाइड. लॉट ऑफ पीपल डाइड. बहुत आई रिमेंबर people were doing anything and everything to get out of Afghanistan. US left Afghanistan and left all the people who supported them. तो like almost समझ रहे हो, उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं. जिन लोगों ने उनकी मदद करी तालिबान से लड़ने के लिए, उन्हें वो वहीं छोड़कर और जा रहे थे बिल्कुल अबैंडन करके. एंड मेनी ऑफ दीज फैमिलीज वर अवेयर ऑफ देयर फेट. जब यूएस जाएगा तो तालिबान और उसके जो वो हैं ग्रुप फोर्सेस हैं, वो इन्हें खा जाएंगी. एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सारे स्कूल्स बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज, वुमेन हैड टू वेयर फुल हिजाब, वर नॉट अलाउड टू गो आउट. सैलॉन्स बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई. जितनी भी फीमेल ऑक्यूपेशन थे वो सारे वहाँ से हटा दिया गया. सिर्फ आई थिंक चाइल्ड बेयरिंग इज़ द ओनली थिंग जिसमें अभी भी वुमेन अलाउड है काम करना, डॉक्टर्स. अदर देन दैट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर. एंड all the people who supported US and who sort of gave information about Taliban, जो तालिबान के इन्फॉर्मेंट थे यूएस के लिए, उन सबको they were all killed. It was quite a sad situation when it happened. फिर सितंबर के बाद से तालिबान ने गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश करी तो इंडिया ने कोई डिप्लोमेटिक मैसेज नहीं भेजा है या कोई रिकॉग्निशन नहीं भेजा है, बिकॉज there is no place in conceivable history जहाँ पर इंडिया would consider being in a friendly relationship with Taliban or have a actual conversation with Taliban like US did. और जितने भी प्रोजेक्ट थे इंडिया के वो सब बीच में रह गए, लोगों को evacuate करा दिया गया. and it's quite a tragedy what happened in Afghanistan. Now let's talk about इंडिया का और अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उस ड्यूरेशन में, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या उसकी डिटेल्स थी, क्या हो रहा था. सबसे पहले तो इंडिया ने कमिट किया था कि वो अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने में मदद करेगा, उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सपोर्ट, ताकि अफगानिस्तान की कैपेसिटी ऑफ डीलिंग विथ इश्यूज ऑफ देमसेल्व्स, राइट, वो बिल्ड हो सके. कम्युनिकेशन, एनर्जी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है एज अ स्टेट को जो भी चाहिए रहता है, ट्रेन्स हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो सब की ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट इंडिया देना चाहता था. दोनों नेशन एम करते थे कि अफगानिस्तान जो है वो वहाँ पे एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट बने. इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता था अफगानिस्तान की इकोनॉमी में, बिकॉज बिकमिंग डेमोक्रेटिक मीन्स ग्रोइंग, दैट दे विल ग्रो नाउ, एंड इंडिया हैड वेस्टेड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान. जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें स्टिपुलेट किया था कि कोलैबोरेशन होगा ऑन मेनी इंटरनेशनल फोरम इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस with the support of reforms and expansion in UN. Basically, India was going to support Afghanistan in getting the help that it needed from UN and other international organization. उसके बदले अफगानिस्तान जो है, we were hoping that Afghanistan will support India in getting that permanent membership that India wanted in Security Council. उसके अलावा इंडिया ने ये भी कमिट किया था कि वो कई सारी ट्रेनिंग देगा, इक्विपमेंट्स देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, स्पेशली फॉर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज, the one that collapsed.
जिसको पहले यूएस सपोर्ट कर रहा था. The establishment of India-Afghan Foundation is intended to foster cultural, social and cultural ties. तो हर एंगल से हम वहाँ पे इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे. हम उनके मिलिट्री को भी हेल्प करना चाह रहे थे. वी ऑल्सो वॉन्टेड टू हेल्प पीपल. जैसे इंडिया में जो ये SHG फॉर्म है, बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो रूरल एरिया में काम कराए. दिस इज बिन वन ऑफ द ग्रामीण बैंक कॉन्सेप्ट जो Bangladesh से आया. It has worked beautifully in India, and the whole idea was that they were trying to replicate it in Afghanistan, because Afghanistan में भी same issues है. रूरल एरिया डिस्कनेक्टेड है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, वहाँ पे इतना कोई लैंड भी बहुत फर्टाइल नहीं है. तो दे वांटेड टू एस्टैब्लिश दैट ऑल्सो. सो जब ये जो इंडिया और अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, इसमें किन किन चीज़ों पर बात हो रही थी? मिनरल कोऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो दैट इट्स अ पहाड़, राइट, एंड पहाड़ी इलाका है एंड लैंड इतना फर्टाइल नहीं है. तो माइनिंग वॉज वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट कुड बी डन, बिकॉज वेरी रिसोर्सफुल लैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया सप्लाई करना चाहता था, ट्रेनिंग देना चाहता था डिफेंस लेवल पर. उसके अलावा अफगानिस्तान की डिफेंस कैपेसिटीज़ को बढ़ाना चाहता था बाय डूइंग मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दैट. सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट करने में, ताकि अफगानिस्तान के विद इन जो डिसिडेंट्स है या जो इन लॉलेसनेस जो है वो कम हो सके, इंटरनेशनल टेररिज्म से वो फाइट कर सके. क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, तालिबान वाज आल्सो वेरी, जैसे इंडिया में तो कर ही रहे थे जो कर रहे थे, यूएस में कर रहे थे जो कर रहे थे, बट विद इन द कंट्री इटसेल्फ दे वर बीइंग वेरी ब्रूटल. बहुत, आई रिमेंबर सो मैनी बॉम्ब ब्लास्ट. एक तो मुझे बहुत स्पेसिफिकली याद है. अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मी एंड ही वाज वेरी सैड. दिस इज इन 2016 एंड आई आस्क्ड हिम क्या हुआ, एंड ही शोड मी अ पिक्चर कि काबुल में एम्बेसी जो थी, यूएस एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उसी के पास में कुछ दूर पर दिस पर्सन हैड अ हाउस एंड ही हैड अ नेफ्यू और नीस, वेरी यंग, और ही वाज शोइंग मी द रूम ऑफ दिस नीस, ठीक है, एंड पूरे घर की छत जो थी उसके पालने पे गिरी हुई थी. एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? एंड ही इज लाइक, नो द चाइल्ड इज सेफ. उसको उठा लिया गया था, बट उनके घर के जस्ट पास में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और आगे का पूरा कमरा ढह गया था. एंड दे वर सो फॉर्चुनेट कि बेबी वाज नॉट इन दैट बेसिनेट, तो वो बच गए. तो एंड दिस पर्सन वाज एट दैट टाइम इन इंडिया स्टडिंग. तो यू कैन अंडरस्टैंड, विद इन देयर, उनकी खुद की सिटी में, काबुल में, है ना, जहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, वहाँ तक बॉम्ब ब्लास्ट इतने, मतलब कोई रेयरिटी से नहीं होते थे, हर कुछ दिन में होते थे. एंड सेम इज विद पाकिस्तान ऑल्सो. वी कीप फॉरगेटिंग इन आवर हेटरेड टूवर्ड्स द कंट्री कि वहाँ पर भी बहुत कुछ गलत हो रहा है, राइट. डू यू रिमेंबर दिस चाइल्ड जो बीच में 2 साल पहले शायद ये हुआ था कि एक टेररिस्ट जो है स्कूल में जाके बच्चों को मारा था. वो वहाँ पे सारे पाकिस्तानी मिलिट्री और उनके बच्चे रहते थे. एंड आई रिमेंबर दैट वाज वेरी सैड न्यूज़. तो ये ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया को टारगेट करती है या यूएस को टारगेट करती है, बट दे ऑल्सो टारगेट पीपल विद इन देयर कंट्री एंड कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो इंडिया ऑल्सो वांटेड टू हेल्प अफगानिस्तान विद दिस वेरी प्रॉब्लम. जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स की, और हाइड्रोकार्बन कोऑपरेशन एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग. सो बेसिकली टेक्नोलॉजी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग तक हर चीज़ में इंडिया वांटेड टू सपोर्ट अफगानिस्तान. उसके अलावा वाई इज अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट? 2 रीजन से. देखो, अफगानिस्तान जो है ना, ये यहाँ पे, दिस इज साउथ एशिया, ओके, दिस इज मिडिल ईस्ट, एंड दिस इज सेंट्रल एशिया. इन तीनों के बीच में एग्जिस्ट करता है अफगानिस्तान, ओके. तो बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फ्रॉम जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. और इसीलिए भी हमेशा से इसके ऊपर इतना ज़्यादा why has it been so unfortunate? अफगानिस्तान, वहाँ इतना झगड़ा होता है, इतना कुछ होता रहा है, इतने हाथ बदले हैं राजाओं ने. why? Because of its strategic location. So of course India also wants to be close to Afghanistan for the same reason, because वो चाहते हैं कि अगर वो अफगानिस्तान के दोस्त है तो उनके पास 3 रीजन में सपोर्ट है उनको अफगानिस्तान से, ठीक है. अगर वो कल को सेंट्रल एशिया में कुछ करना चाहते हैं तो दे कैन डू इट थ्रू अफगानिस्तान. इफ दे वांट टू डू समथिंग इन द मिडिल ईस्ट, दे कैन डू इट थ्रू Afghanistan. Plus, when India wants to become the power, it can also take the support from Afghanistan, because Afghanistan is also part of South Asia, right? So, बहुत ही strategic location है और उनसे दोस्ती करना becomes almost important. उसके अलावा enhancing relationship with Afghanistan enables India to actively participate in regions diplomacy,
ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो वो उनकी डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करेगा। इसका ये मतलब है कि जो बड़े बड़े की स्टेक होल्डर्स हैं सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान के आसपास, विच इज़ रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, दोज हु हैव द रिसोर्सेज, ठीक है, वहाँ पे दो तरीके के लोग हैं ना सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में। एक जिनके पास तेल है बेचने के लिए, दो जिनके को तेल की बहुत ज़रूरत है, राइट। वो दोनों प्लेयर्स मिडिल इस एरिया में खेलते हैं। तो अगर इंडिया भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है तो इट विल बी बेसिकली प्लेइंग एट द बिग पीपल्स टेबल एसेंशियली। उसके बाद द कनेक्शन अलाइंस एट इंडियाज एस्पिरेशंस टू असर्ट रीजनल लीडरशिप। इंडिया को अगर रीजनल लीडरशिप बनना है, लीडर बनना है इस रीजन में, तो उसके लिए भी अच्छा है। प्लस चाइना से जो रिसोर्स है जो ले रहा है उसको कंटेंट करना, और पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस को काउंटर, क्योंकि हमने देखा है ना, जैसे जब इंडिया के अगेंस्ट होने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से दोस्ती कर ली थी, तो वैसे ही इंडिया वांटेड टू बिकम फ्रेंड्स विद अफगानिस्तान सो दैट दे कैन कंट्रोल पाकिस्तान फ्रॉम दैट साइड, ठीक है। हम भी तो स्ट्रेटेजिकली उनको कंट्रोल करना चाहेंगे। तो अगर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे अफगानिस्तान के साथ, तो कल को अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होता है तो वी ऑल्सो हैव देम फ्रॉम दैट साइड, राइट, और दे विल एटलीस्ट नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम दैट साइड। नाउ सिक्योरिटी इम्पेरेटिव, जो एक सिक्योर अफगानिस्तान इज वेरी वाइटल फॉर रीजनल हार्मनी, है ना। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा चिरांद होती है, ठीक है, एंड दे वांटेड टू मेक श्योर कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो। वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी तो जनरल स्टेबिलिटी आएगी उस रीजन में। तो एंड वहाँ अगर स्टेबिलिटी आएगी तो इंडिया वहाँ इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंडिया का भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा, सब खुश रहेंगे। So it was quite a nice idea. The existence of extremist group in Afghanistan presents security challenge and necessity to close cooperation and intelligence sharing between the two nations. क्योंकि इंडिया और इंडिया एज वेल एज यूएस दोनों ही काउंटर टेररिज्म में बहुत काम कर रही थी, और अगर आपके पास ऐसी कंट्री के साथ दोस्ती हो जाए जो कि गढ़ है ना इसका, टेररिज्म का, तो आप इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हो। many Afghanis supported India to tell them where Taliban is living, what they are doing, where they are getting money from, and all of this. These things, this intelligence was very important to fight, and this is precisely why US का 2021 में अफगानिस्तान छोड़ना बहुत खराब था, बिकॉज वो सारे लोग जिन्होंने उनकी मदद करी थी फाइट तालिबान, उन सबको वापस उसी अब्यूसिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो छोड़ के चले गए। आई मीन दैट्स अ बिग एज धोखा। Imagine ever trying to be friends with Afghanis again. Access to Central Asia, energy resources. Of course, one of the main reason why anyone wants to be friends with Middle East is because oil, तेल का चक्कर बाबू भैया। Afghanistan possesses rich natural resources including oil, natural gas, minerals, presenting opportunity for mutual beneficial cooperation relationship. बेसिकली क्योंकि उनके पास बहुत सारा गैस, पेट्रोलियम और अदर रिसोर्सेज है, अगर हम उनके साथ अच्छी दोस्ती बनाते हैं तो उन्हें मिलेगा पैसा हमें बेचने के लिए, और हमें मिलेंगे सब रिसोर्सेज सस्ते में। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ गेटवे फॉर इंडिया टू टैप द एनर्जी रिसोर्सेज इन सेंट्रल एशिया। अगर हम उनके साथ अच्छी दोस्ती रखेंगे तो उनके नेबर्स के साथ भी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और उनके नेबर्स इज सेंट्रल एशिया जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग द एनर्जी सप्लाइड। अगर आपकी एनर्जी किसी एक कंट्री से आती है तो आप उस पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो, और अगर उस एक कंट्री को, जैसे मान लो अगर हम अपना सारा ऑयल सऊदी अरेबिया से लें, तो क्या होगा कल को अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ होता है और सडनली पाकिस्तान बोलता है सऊदी अरेबिया को, ऑफर करता है कुछ ऐसा कि इंडिया का ऑयल बंद कर दो, तो इंडिया फिर डिपेंड किस पे जाएगा, कहाँ जाएगा। इसीलिए कंट्रीज़ क्या करती है, कभी एक जगह से ऑयल नहीं लेती, मल्टीपल सोर्सेज से ऑयल लेती है। तो इंडिया भी वही करना चाहता था कि वो जहाँ से एनर्जी ले रही है उस सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना चाहता था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कल को लड़ाई होती है, किसी भी प्रकार का वॉर होता है, तो ऐसा ना हो कि इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इंडिया का जो रिसोर्स नीड है वो बॉटल नेक बन जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया ने अफगानिस्तान में कई सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, बहुत पैसा लगाया है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, मेडिकल हेल्प, वो भी, प्लस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी बहुत पैसा लगाया है। रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन एफर्ट जो थी आफ्टर द वॉर, क्योंकि अंडर 1979 में जब सोवियत आए थे, तब से लेकर टिल 2010 मान लो, अफगानिस्तान वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ ह्यूज वॉर।
बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन किया। कुल $3 बिलियन तक ये एड गई है। उसमें से कुछ मेन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। जारंग डेलराम हाईवे 218 किलोमीटर का हाईवे है जो कनेक्ट करता है जरांग को इन अफगानिस्तान टू द बॉर्डर ऑफ ईरान, बिकॉज पाकिस्तान रिफ्यूजेस टू गिव द एयर स्पेस एंड लैंड टू बी यूज टू ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। ठीक है, द शॉर्टेस्ट रास्ता तो यही होगा अगर पाकिस्तान के थ्रू जाया जाए, पर पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है। तो व्हाट दिस डज इज, ताकि अफगानिस्तान का डिपेंडेंस पाकिस्तान पे कम हो जाए और वो ईरान का चाबार पोर्ट यूज कर सके। उसके अलावा सलमा डैम, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे इस डैम को इनॉग्रेट करने। बहुत डिफिकल्टी से बना था, यू शुड रीड अबाउट इट। इट इज नोन एज टेक्निकल मास्टरपीस बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड, बट 2016 में वो बन गया और उसके बाद इट वाज आल्सो इनॉग्रेटेड, और इसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाने लग गया। उसके बाद पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है $90 मिलियन में ये बिल्डिंग बनाई थी काबुल में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे इसको इनॉग्रेट करने के लिए। इसका जो एक सेक्शन है इस बिल्डिंग का, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी डेडिकेटेड है। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव, एज यू नो अफगानिस्तान में काफ़ी डिकेड तक वॉर चली है, तो वॉर में लैंड माइन्स वगैरह यूज़ होती है, सिविलियंस भी जख्मी होते हैं। तो एक इनिशिएटिव जो था इंडियन मेडिकल मिशन, जिसमें बेसिकली दे वुड हेल्प दीज पीपल हु हैव गॉटन इंजुरीज ड्यू टू द वॉर। कहीं स्पेशली ये जयपुर फुट है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रोस्थेटिक्स दिए हैं। उसके अलावा कई सारे क्लिनिक खुले हैं इन वेरियस प्रोविंसेस टू हेल्प दोज हु हैव बीन इंजूर्ड इन द वॉर। एज ऑफ 2023 अप्रॉक्सीमेटली 14,000 अफगानी स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं। उनको इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, एंड मेनी ऑफ देम आर ट्रेनिंग टू बी फ्यूचर लॉयर्स, डॉक्टर्स, डिप्लोमैट्स एंड सो ऑन। के अलावा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ऑफ कोर्स अफगानिस्तान फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ना काफ़ी पीछे रह गया, बिकॉज एक वो बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था कि चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए, राइट। तो शुरू में होता है अखा रोटी कपड़ा मकान, है नो, फिर आती है बाकी रिक्वायरमेंट्स, राइट। जब तक किसी के पास कपड़ा रोटी मकान नहीं होगा तो वो क्या ही आगे की रिक्वायरमेंट जानेगा। तो क्योंकि वो इतने लंबे समय तक अफगानिस्तान में वॉर रही थी ना, तो वहाँ पे वो कई डिकेड पीछे चल रहा है, तो वहाँ पे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब था। तो दैट्स वेयर 220 किलोवाट DC ट्रांसमिशन लाइन वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम पुले कुर्मी, the capital of Baghlan province, to north of Kabul. This initiative aims to enhance electricity supply in the capital. क्योंकि ये चीज़ तो अपने इंडिया में भी देखी है ना, देर आर रिमोट प्लेसेस जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वैसा ही कुछ हाल अफगानिस्तान का भी है। तो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो नॉलेज जाएगा तो लोग डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा स्टोर पैलेस, ये जो है एक पैलेस था जिसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट घानी, बेसिकली इसको रिफर्बिश किया था। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, 19th सेंचुरी में बना था, लेट 19th सेंचुरी में, पर इसको रिस्टोर किया, बहुत ख़राब हालत में था। यहाँ पर 1919 का रावलपिंडी अग्रीमेंट साइन किया था, और इसका रिस्टोर होना एक तरीके से अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस अचीव करने की तरह देखा गया था, क्योंकि ऑफकोर्स दे वर नॉट एबल टू, 1990 में जब ये बना था उसके पहले, तब देयर वाज सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस दैट अफगानिस्तान हैड, और जब तालिबान रूल कर रहा था तो वो पूरा ख़राब हो गया था, तहस नहस कर दिया था। उसको रीबिल्ड करना ना एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट, वो बोलते हैं ना, इट मार्क्ड कि वी आर इंडिपेंडेंट अगेन। तो दिस वाज अ बिग अचीवमेंट एट द टाइम। उसके अलावा मिलिट्री असिस्टेंस 2015-16 में इंडिया ने अफगानिस्तान को 3 Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर दिए जो रशिया में बनाए हुए थे। 2011 में 700 अफगान इंडिविजुअल रिसीव ट्रेनिंग इन इंडिया इन द नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ठीक है, उसके अलावा 2022 में इंडिया ने डिस्पैच किए 27 टन्स ऑफ अर्जेंट रिलीफ एड, जब 1000 लोगों की मौत हो गई थी, 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उसके अलावा इंडिया ने 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपए रखे थे असिस्टेंस के लिए फॉर अफगानिस्तान। स्पोर्ट्स कोऑपरेशन, एज वी ऑल नो अबाउट द, इतना रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंट, बट
इंडिया ने अफगानिस्तान को भी क्रिकेट का बुखार चढ़ा दिया. ओके, एंड नाउ अफगानिस्तान हैज सच अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम. Cricket has been played a significant role in fostering civilian connection. मतलब जितने अच्छे से इंडिया जितने कष्टों के साथ इंडियन क्रिकेट को मानते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना विद इन अफगानिस्तान दो बहुत अच्छे चीज़ हुई. एक तो स्पोर्ट्समैनशिप से क्या होता है पता है, लोगों में एक वॉर रिडन कंट्री होती है ना, वहाँ पे लोग जीना भूल जाते हैं, बिकॉज लाइफ इज सो टफ. टू इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, एंड प्लस also helping them, and a country like India that has such a huge infrastructure for cricket, also helping them create an infrastructure. So Afghanistan Cricket Board has been granted 3 cricket home grounds in India, Noida, Dehradun and Lucknow. उसके अलावा इंडिया वहाँ पे भी उनके लिए स्टेडियम बना रहा है. इंडिया FMCG Amul has been the sponsor of Afghanistan's cricket team in the ICC World Cup in 2019. So बेसिकली एक तरीके से आप सोच सकते हो कल्चरली स्टिमुलेट करने के लिए भी ये सब हो रहा है. ऑल्दो कुछ लोगों को लगेगा कि वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, पर आई पर्सनली फील कि सिटीजन टू सिटीजन कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. स्पेशली एक कंट्री को क्या बोलते हैं ना, हमने देखा है अफगानीज आर ऑलवेज लिटिल वेरी, बिकॉज उनके साथ बहुत गलत हुआ है ना, उनके साथ बार बार ऑक्यूपेशन हुआ है, बार बार अत्याचार हुआ है. तो जब भी कोई नया फोर्स आता है, तो इवन इफ इट इज़ फ्रेंडली दे डोंट सी इट. इवन लाइक फॉर दैट मैटर यूएस देख लो, शुरू में दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ यूएस, बट लेटर ऑन देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉन एंटी यूएस स्टैंस, एंड देन एंड में क्या हुआ, यूएस लेफ्ट so abruptly. तो ऐसे में it's very difficult for Afghani people to to actually trust दूसरी country. तो ऐसे में having this cricket as a common link almost was like giving a lifeline to the country, because society ऐसी हो जाती है जब आपके देश में 3 decades तक war चलती है ना, तो कोई भी society थोड़ी सी ऐसी हो जाती है. Now let's talk about Heart of Asia process. This basically was Istanbul process launched on 2nd November 2011, जिसमें 15 participating countries है और 12 regional और international organization का पूरा मतलब जो एम है वो यही है कि कैसे अफगानिस्तान की सिचुएशन ठीक कर सकते हैं. बिकॉज एज वी ऑलरेडी सॉ, अफगानिस्तान ना इस 3 रीजन के बीच में आता है, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया. तो वहाँ की इंस्टेबिलिटी ना तीनों रीजन्स को अफेक्ट करती है, इसीलिए इन तीनों ने मिलकर हार्ट ऑफ एशिया स्टार्ट किया था. और मेन काम क्या है इसका, पॉलिटिकल कंसल्टेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड कोलैबोरेशन ऑन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मदद चाहिए, बिकॉज इट्स अ नेसेंट कंट्री विद अ न्यू गवर्नमेंट, सो एनी हेल्प दे नीड इन एनी कंसल्टेशन दैट दे नीड फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो उनको दिया जाता है. कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस अफगानी पीपल आर नॉट वेरी ट्रस्टिंग ऑफ फॉरेनर्स. और उसके अलावा कोलैबोरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे अब ये कंट्री इंडिपेंडेंट होती जा रही है, तो दे ऑल्सो वांट देम टू बिकम सिक्योर इनफ कि वो दूसरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, बेसिकली सो दैट वी कैन, द एम इज कि जितना जल्दी हो सके वापस अफगानिस्तान को लाइन पे उस उस स्टेज पे लेके आया जा सके जहाँ वो कंट्रीब्यूट कर सके, जहाँ वी कैन हैव एक्चुअल मीनिंगफुल ट्रांजेक्शन्स विद द कंट्री. कमर्शियल रिलेशनशिप इंडिया एंड अफगानिस्तान. इंडिया जो है अफगानिस्तान का लार्जेस्ट मार्केट है साउथ एशिया में, बायलेटरल ट्रेड रीचिंग 1.5 बिलियन इन 2019 एंड 20. लेकिन ट्रांजिट डिफिकल्टीज होती है पाकिस्तान से, बिकॉज पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अपना लैंड यूज़ नहीं करना चाहता इंडिया और अफगानिस्तान के ट्रेड के लिए. चाबार कनेक्टिविटी, इट इज़ अ पोर्ट इन ईरान. May 2016, leaders from India, Iran and Afghanistan met and signed this trilateral pact, जिससे कि ईरान अफगानिस्तान को अपना चाबार पोर्ट यूज़ करने देगा ताकि अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर सके टू द वर्ल्ड एंड टू इंडिया. दिस पैक्ट होल्ड्स पोटेंशियल टू प्रोवाइड अफगानिस्तान विद एन अल्टरनेटिव टू रीच ग्लोबल मार्केट्स, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा सके और उनको एक सेकेंड एक तो है लैंड के थ्रू उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के थ्रू भेजना,
और दूसरा है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द चाबार पोर्ट ऑपरेशनल सिंस दिसंबर 2017, 5,000 कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट करे हैं बिटवीन असिस्टेंस ट्रेड हुआ है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। 5,000 कंटेनर्स वर सेंट, विच इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। फिर अब ये बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आ गया यूएस बीच में। यूएस ने, ऑल्दो यूएस समझता है कि चाबार बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान के लिए, और इंडिया को उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है, लेकिन फिर भी ईरान को जो सैंक्शन दिए उसके कारण जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी कम हो गया है। द सक्सेस ऑफ इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड स्लोड डाउन, एंड इवन दो 33.6 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया गया था एंड कमिटमेंट दिया गया था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इकोनॉमिक तरीके से, स्पेशली इंडिया विल हेल्प अफगानिस्तान इकोनॉमिकली एंड देन दैट अफगानिस्तान विल एक्सपोर्ट टू इंडिया। बट चाबार बोर्ड के इशू में, ईरान के इशू में, यूएस ईरान के झगड़े के चक्कर में वो भी कम हो गया। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिशन ट्रेड ट्रीटी 2011 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने ये ट्रांजिशन एंड ट्रेड ट्रीटी साइन करी थी। इसमें दे विल अलाउ अफगानिस्तान टू सेंड स्टफ टू इंडिया टिल पाकिस्तान का बॉर्डर, बट नॉट द अदर वे अराउंड। मीन्स अफगानिस्तान तो सामान भेज सकता है बॉर्डर तक, बट इंडिया पाकिस्तान का लैंड यूज करके अफगानिस्तान तक कुछ नहीं भेज सकता। इंडिया चाहता है कि वो APTTA ज्वाइन कर ले, लेकिन पाकिस्तान ऑफकोर्स नहीं चाहता ये। इंडिया और अफगानिस्तान का जो एयर फ्रेट कॉरिडोर खुला है 2017 में, उसके कारण ऑलमोस्ट $216 मिलियन के गुड्स कैरी किए जा चुके हैं बिटवीन द कंट्री। की चैलेंजेस इन, अब ये तो हो गया कि ऑफ कोर्स इंडिया हैज हेल्प अफगानिस्तान अलॉट बिकॉज इंडिया हैज इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, राइट। बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अगर इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाए तो, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज। सबसे बड़ा इज टेररिज्म कंसर्न। इवन दो जैसा कि मैंने बताया था, अफगानिस्तान का जो रीजन है ना वो कुछ इस तरीके का है कि वहाँ पर इवन गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट को भी प्रॉपर रूल करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द टेरेन। तो पहाड़ों के बीच में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर टेररिस्ट जो है रहते हैं, एंड देन बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम इंडिया एंड दिस कनेक्शन, इंडियन पीपल आर गोइंग देयर टू वर्क, अफगानीज आर कमिंग टू इंडिया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज क्योंकि कई सारे लोग हैं विद इन द कम्युनिटी जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यूएस का पपेट मानते हैं, एंड दे डोंट एक्सेप्ट इट एंड दे वांट टू गो एंड लेड बाय द इस्लामिक रूल, एंड what happens because of that is they see India as in a negative light, and this creates a lot of terrorism coming from Afghanistan, especially Al-Qaeda, जो बहुत, and it's a constant concern कि कहीं ऐसा ना हो कि इस स्ट्रेट के बीच में वहाँ से और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और हमला कर दें। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट लेता है जैसे सलमा डैम एंड पार्लियामेंट बिल्डिंग, बट दे आर हिंडर्ड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, एक तो क्योंकि वहाँ पे तो वो बैठे ही फोड़ने के लिए, करप्शन बहुत है अफगानिस्तान में, एंड ऑल्सो देयर इज ऑल्सो बीन क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया कि इंडिया का जो काम है ना अच्छा होता है क्वालिटी वाइज, बट बहुत ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, ठीक है। इट्स एक्चुअली इंडिया इज इनफेमस ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की कंपेरेटिवली चाइना बहुत जल्दी चीज़ें खत्म कर देता है, ठीक है, बट उनकी क्वालिटी इज नॉट गुड। बट इंडिया, इवन दो क्वालिटी इज गुड एंड इंटेंशंस आर गुड, but the work, the bureaucratic channel they use is very slow, and people actually on multiple occasion have said कि इंडियन काम चालू करते तो सालों तक चलता रहता है। उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग, ओपीएम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अफगानिस्तान, और वहाँ से अगर हमारे रिलेशनशिप उनसे अच्छे होते हैं, ट्रेड बहुत बढ़ता है, तो इसका ये भी मतलब है कि वहाँ से ड्रग्स और ट्रैफिकिंग भी हो सकती है। अब पाकिस्तान का रोल क्या है इसमें? पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में दोस्ती हो, दो कारण से। एक तो ऑफ कोर्स दुश्मन का दुश्मन इज दोस्त, राइट। दे डोंट वांट कि अफगानिस्तान और इंडिया अच्छे पक्के दोस्त बन जाए, तो नहीं तो वो घेर लेंगे पाकिस्तान को पूरा। दूसरा रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर जाती है, ठीक है, वो दिस रीजन जो इन पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट रीजन है जिसको अभी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, दिस एंटायर रीजन ऑन दिस अराउंड दिस बॉर्डर, यहाँ पे रहते हैं पश्तून पॉपुलेशन, एंड यहाँ पे 300 बॉर्डर गेट्स हैं, और दोनों गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है ऑन द फ्लो हाउ पीपल कम, बिकॉज दे हैव बीन कनेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, दे कैन नॉट जस्ट स्टॉप द कनेक्शन उनके बीच में, और इतनी दोनों कंट्रीज के पास पैसे भी नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट बॉर्डर बना सके। तो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान में अगर
टेररिस्ट होते हैं और गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ लेती है तो वो अफगानिस्तान भाग जाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो जब भी वहाँ पे कुछ होता है तो वो पाकिस्तान में आ जाते हैं, रिकोऑपरेट करते हैं, वापस चले जाते हैं, तो एक दूसरे की हाइडिंग प्लेस बन चुके हैं, ओके। एंड दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि अब आप ये सोचो ना कि जैसे हमें कितना बुरा लगा था जब हमारा प्लेन हाईजैक होके कंधार में लैंड हुआ था। अगर हमें जैसे वी फील सो बैड अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उन टेररिस्ट को रिफ्यूज दे रही है जिन्होंने इतने लोगों को मारा है इंडिया में, तो वैसे ही अगर वो लोग हमें अफगानिस्तान में मिलेंगे तो इट विल क्रिएट इश्यूज, राइट। बट बिकॉज उनके बीच की बॉर्डर ऐसी है एंड वो करना भी नहीं चाहते कुछ उसको लेकर, बिकॉज इट वर्क्स फॉर देम, so that Pakistan has been working actively to impede India's effort to strengthen connection with Afghanistan. इसके अलावा चाइना फैक्टर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी में जो हमने बात करी थी कि कई सारे पोर्ट्स हैं जिस पर चाइना अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लोन देते हैं, कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट कर जाती है, फिर वो उनसे हमन टोटा की तरह 99 ईयर का लीज ले लेते हैं, लीज पे कर लेते हैं उनके पोर्ट, और फिर क्योंकि वो उनका पोर्ट है और वहाँ से वो काम करना चाहते हैं तो अपनी मिलिट्री ले आते हैं। ये वो चाबार के साथ भी करना चाहते, ठीक है। तो एक वो भी एक बड़ा इशू है। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर यूएस विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान? दिस ऑल स्टार्टेड विद डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, बिकॉज दैट इज वन पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेशनल, आई मीन आई एम ऑन बोथ साइड्स। ऑन वन साइड ऑल प्रेसिडेंट्स बिफोर डोनाल्ड ट्रंप सब चाहते थे अफगानिस्तान से निकलना, पर किसी की हिम्मत नहीं थी, बिकॉज दे वर ऑल अवेयर ऑफ व्हाट एन अट्रॉसिटी इट वुड बी टू रिमूव यूएस, बिकॉज दे वर अवेयर। एक तो पहली बात तो यूएस बहुत पैसा खर्चा करता है अफगानिस्तान, ठीक है, प्लस वहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा करप्शन, ठीक है। यूएस फोर्सेस जो है वो बहुत गंदा बिहेव करते हैं अफगानीज के साथ में, बहुत केसेस आए हैं, वी हैव ऑल्सो सीन सिमिलर थिंग कि दे डोंट डील विथ अफगानीज इन दैट वेल। उसके अलावा जो पैसा इतना सेंड किया था टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग अफगानी आर्मी, तो वो तो कुछ क्रिएट नहीं, सारा पैसा खावा गया। फिर ऑफ कोर्स लोगों के अंदर बाहर के लोगों के लिए और हेट पैदा हो गई, एंड इतने सारे लोगों ने अमेरिका की हेल्प करी थी, उन सबको अमेरिका लेके आना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में पाकिस्तान मतलब यूएस का अफगानिस्तान छोड़ना वाज वन ऑफ द मोस्ट लाइक ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, ऐसी सिचुएशन थी। एंड इसीलिए इवन दो सारे इवन ओबामा फॉर दैट मैटर व्हेन ही वाज फाइटिंग फॉर द प्रेसिडेंटशिप, उसने भी बोला कि वी शुड लेट मिडिल ईस्ट सॉल्व इट्स प्रॉब्लम इटसेल्फ, बट उसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कर दे, क्योंकि बहुत पीठ में घुरा झोंकने जैसी बात है ये। बट डोनाल्ड ट्रंप बीइंग द क्रेजी पर्सन दैट ही इज, he did it. He didn't think of the consequences, because I don't think so he can think, but whatever. Where President Joe Biden announced cessation of US military operation in Afghanistan on August 2021, prompting swift withdrawal from NATO. Currently, Taliban militants rapidly capture territory, culminating into the takeover on Kabul in August 15. Post US withdrawal, Taliban established a non-inclusive Pashtun-dominated governance resembling the earlier regime. जब यूएस चले गए उसके बाद तालिबान जो है वो वापस आ गया और पश्तून डोमिनेटेड रिजीम गवर्नमेंट उन्होंने रीस्टैब्लिश करी, विच वाज वेरी सिमिलर टू द वन बिफोर। डिस्पाइट इंटरनेशनल expectations, the cabinet lacks diversity. No women and very few non-Pashtuns are part of the Taliban administration, and they're also very ill-equipped to handle the situation there. All the resources they have उनको use करना नहीं आता, because for the longest period they were fighting a war that they did not think they could win, right? They never expected to win against US. वो तो पता नहीं कैसे सारे अलाइन हो गए कि US चला गया, नहीं तो they knew from the day one कि they are not going to win, तो they never prepared for it. And when it's like पूर के वो क्या बोलते हैं, there is this very misogynistic कहावत ना, लंगूर के हाथ में अंगूर, पूर, समथिंग लाइक दैट। तो वैसी कुछ सिचुएशन हुई, उनके हाथ में ये सब वेपन्स आए। आई रिमेंबर सीइंग दिस वीडियो जिसमें अफगान तालिबान के लीडर्स ना अब एयरप्लेन चला नहीं सकते जो यूएस छोड़ के गए, बिकॉज वो कंट्रोल होते हैं वाया सैटेलाइट, एंड दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, एंड वो सब डिसअसेंबल करके जा चुके थे यूएस, तो वो लोग उसके ब्लेड के साथ खेल रहे हैं, झूला बना रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट।
they have a lot of resources, but they don't know what to do. Plus, they are very orthodox in the sense that no women, no non-Pashtun, and they follow very strict Islamic law. So this has been the situation of Afghanistan. In the final days, there was a lot of hodgepodge in Afghanistan. लोगों ने एयरपोर्ट की बॉर्डर क्रॉस करके कूदने की कोशिश करी, कई सारे लोग मारे गए. It was a very sad situation जब the final days of US leaving Afghanistan, and it almost sort of was seen as the fall of, no, जो the reason why Afghanistan is called as the grave of empires. Although ब्रिटिशर्स के पहले कई सारे लीडर्स, कई सारे एम्पायर्स वहाँ पे आए हैं, उन्होंने कई सालों तक रूल किया है. पर्शियन, मैसेडोनियंस, मंगोलियंस, कई जनरेशन तक रूल किया है. बट द रीज़न वाई अफगानिस्तान को ग्रेव ऑफ एम्पायर माना जाता है इज़ बिकॉज एक तो ब्रिटिशर्स जैसे ही उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा, ब्रिटिश एम्पायर गया. फिर रशिया 1 साल, USSR 10 साल तक उन्होंने रूल किया, एंड जैसे ही वो छोड़े उसके 2 साल बाद USSR डिसॉल्व हो गया. एंड फाइनली इवन US फॉर दैट मैटर, ऑल्दो US अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है, पर अगर नेक्स्ट डिकेड में US के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका जो पावर है वो ख़त्म हो जाए, देन तो अफगानिस्तान विल डेफिनेटली विल फॉर एवर बी नोन एज द, क्योंकि 2 बार हो चुका है एंड थर्ड टाइम इज द चार्म. So but the fact that even US में सिर्फ एक ही वॉर है जो मतलब इतनी बेशर्मी के साथ हारी है, which was वियतनाम. वियतनाम के बाद आप बोल सकते हो अफगानिस्तान is one of the most shameful acts done by US. Others are also pretty shameful, but this they left without doing anything, spending so much money, and then मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. They spent thousands of millions of dollars just to replace Taliban with Taliban. So now what are the challenges and potential threat? क्योंकि अब अफगान में डेमोक्रेसी completely खत्म हो चुकी है, तो इंडिया का जो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर में वो यूजलेस हो गया. देखो कोई भी कंट्री इन्वेस्ट करती है किसी दूसरी कंट्री में तो वो ये सोच के करती है कि आगे उसका फायदा होगा. बट अब क्योंकि तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इंडिया के साथ कोई डील नहीं करेगा, और इंडिया भी तालिबान के साथ कोई डील नहीं करना चाहता, तो पर इसका ये मतलब है कि जो इतना 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने 10 सालों में, वो पूरा खराब हो गया. A radical Taliban approach में fuel militancy on Indian borders exacerbated by the Pakistan. तो जैसा कि हम चाहते थे कि to become close to Afghanistan so that we can also cover Pakistan एक तरीके से so that पाकिस्तान को भी दोनों तरफ से हम कवर कर सके, जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है चाइना के साथ, राइट. पाकिस्तान भी तो मिलके चाइना के साथ is trying to cover the northern borders of India so as to intimidate, right. बट अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आ गई, तो द तालिबान गवर्नमेंट इज मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पाकिस्तान का गवर्नमेंट का वो हिस्सा, या फिर डीप स्टेट आप जो बोल सकते हो, दैट वांट टू क्रिएट टेररिज्म. तो उसके कारण क्या होगा कि अब और ज़्यादा अटैक हो सकते हैं, टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं इंडिया में. फिर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो तालिबान के ऊपर जो है वो बहुत रेजेस कंसर्न, बिकॉज दैट मीन्स कि दे विल ऑल्सो मेक तालिबान into टेरर ग्रुप्स फॉर इंडिया, मतलब एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स बन जाएंगे अफगानिस्तान में भी. इंडियाज एक्सेस टू सेंट्रल एशियन मार्केट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो पूरा अफगानिस्तान में पूरा वेस्ट हो गया है, टू द पॉइंट कि मे बी दे विल जस्ट डिसमेंटल इट. तालिबान गवर्नेंस हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन वुमेन्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, पोजिंग अ कंसर्न फॉर इंडिया. इलीगल ड्रग ट्रेड इज एंटिसिपेटेड टू इंटेंसिफाई. तो जो भी प्रॉब्लम्स वो कम करना चाह रहे थे वो बढ़ने लग जाएगी. जो भी उन्होंने सोचा था कि होगा अगर उनका अच्छा रिलेशनशिप होगा अफगानिस्तान के साथ, तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद पूरा उल्टा पड़ गया. वहाँ ना तो जितनी उन्होंने मेहनत करी थी, जितनी ट्रेनिंग करी थी लोगों की, वो सब वेंट टू वेस्ट. उसके अलावा अब जो दे वर ट्राइंग टू वर्क टुगेदर टू कर्ब टेररिज्म, वो भी गया पानी में. इसके अलावा दे वर एक्सपेक्टिंग कि दे विल बी एबल टू कर्टेल द ओपियम ट्रैफिकिंग. अब तो वो और बढ़ जाएगी, बिकॉज तालिबान के पास तो वैसे भी कुछ नहीं है. तालिबान के पास अब पैसा कमाने के लिए क्या ही है,
ओपीएम ही तो है, तो उसका मतलब है कि वो ओपीएम भेजना चालू करेगा, एंड दैट इज समथिंग विच ऑल द गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग विथ एनीवेज. So what is India's stand over Taliban? India has refrained from granting diplomatic recognition. India किसी भी तालिबान गवर्नमेंट को कोई भी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं देती है. They do not sort of give the Taliban government the position of government. Like उनको वैसा दर्जा नहीं दिया जाता है. Operating Shakti Devi was undertaken to evacuate 800 individuals including Indian cities. 800 लोग जो अफगानिस्तान में थे उसमें से कुछ इंडियन सिटीजन थे, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया था. उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति. इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार नहीं लेके आए तो फिर नहीं ला पाएंगे. इंडिया ने एम्फेसाइज किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593 से अधर किया जाए और एडवोकेट किया जाए कि अफगान सॉइल पे टेररिज्म खत्म किया जाए और एक सेटलमेंट किया जाए ताकि ये क्राइसिस खत्म हो सके. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल Resolution 2593 was passed during India's tenure as a president of the Security Council in August. ये वो रिजोल्यूशन था जो पास किया गया था जब इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंशियलशिप का टेन्योर था, और वो चाहते हैं कि उसके ऊपर और काम किया जाए ताकि वहाँ से टेररिज्म कम किया जा सके. बेसिकली ट्राइंग टू गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड. Third Regional Security Dialogue on Afghanistan, Delhi Declaration. India convened a meeting attended by national security advisors from Iran, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, basically Central Asia. In sub and Russia and Iran. It was chaired by the NSA's Ajit Doval, and the meeting resulted in what we call as Delhi Declaration. Basically joint statement था जिसमें बोला था कि वो collective effort करेंगे एक साथ मिलकर ताकि terrorism और drug trafficking के अगेंस्ट फाइट कर सकें. उन्होंने कंसर्न शो करी अबाउट द डिटोरिएटिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन कि जो तालिबान गवर्नमेंट कर रही है वहाँ पे विथ पीपल ऑफ अदर माइनॉरिटीज एंड वुमेन, दैट्स अबॉरेंट. कॉल्ड फॉर अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इम्पार्शली अक्रॉस द कंट्री, है ना, क्योंकि बहुत सारा एड आता था अफगानिस्तान को फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, एंड तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद वो सारा एड बंद हो गया. एंड अफगानिस्तान के लोग इस एड पे बहुत डिपेंड करते थे, स्पेशली ऑन द मेडिसिन एंड फूड. तो क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट आ गई तो वो सब उन्होंने रिश्ते ख़त्म कर दिए, तो अब उनके पास आ नहीं रहे. तो उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो रिसोर्सेज ये भेजे जाए और लोगों में इम्पार्शली मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, ऐसा ना कि सारे पश्तून को ही चले जाए. After nearly 10 months of Taliban control of Afghanistan, India has reopened its embassy in Kabul. इंडिया ने अपनी एम्बेसी फिर से खोली है. This decision follows assurance from Taliban regarding the security of the embassy and its official. तालिबान ने ये कहा है कि हम आपके एम्बेसी के लोगों को और एम्बेसी को कुछ नहीं करेंगे. They will give them the security they need. तो उसके अश्योरेंस पर इंडिया ने काबुल में फिर से अपनी एम्बेसी खोली है. Now let's talk about some recent developments. Even though अफगानिस्तान में 2 साल पहले तालिबान गवर्नमेंट आ गई, लेकिन उन 2 सालों में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन्होंने जो डिप्लोमेट असाइन करे थे इंडिया को, इंडिया अलाउड देम टू वर्क फॉर 2 years ताकि वो जो ट्रेड से रिलेटेड काम है, वीज़ा से रिलेटेड काम है, वो कर सके. तो ऑफ कोर्स इंडिया अलाउड देम टू वर्क हियर. बट हुआ क्या कि अब जब उनका टेन्योर एंड होने वाला है तो उन्हें तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल पा रहा है ताकि वो अपनी डिप्लोमेसी को मतलब डिप्लोमेटिक टेन्योर को कंटिन्यू कर सके. तो उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा. तो इस कारण से फाइनली द एम्बेसी हैड टू क्लोज. 24 नवंबर को क्लोज हो गई, एंड बिकॉज वीज़ा सिक्योर नहीं हो पाया डिप्लोमेट्स का, 2 साल तक इंडिया लेट देम वर्क without, even though they had no connection with Taliban. जो outgoing ambassador है फारिद ममूनज़े made a statement about the closure of the embassy, despite the fact कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है तालिबान की गवर्नमेंट को. It had allowed the current ambassador to work. During this period, they were responsible for issuing any visa and also whatever trade merit. अब जब परमानेंटली बंद हो गया है एम्बेसी तो कई सारे इश्यूज आ रहे हैं कि अब जो लोगों को अफगानिस्तान में ट्रैवल करना है, या जो मतलब जिनके रिश्तेदार हैं वहाँ पे, या जो लोग ट्रेड करने आए थे इंडिया या इंडिया से ट्रेड करने जाते हैं अफगानिस्तान, अब उनको वीज़ा कहाँ से मिलेगा. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड बेसिकली आपको 1-2 सेंटेंस में मैं समझा सकती हूँ हो क्या रहा है. तालिबान गुडविल जेस्चर्स कर रहा है.
they are allowing India to, open the embassy and do the trade. And the right thing to do is to go back and actually start talking with Taliban government and start doing the same thing they were doing, right? क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती है, तब हमारा तो जो नई गवर्नमेंट आती है उनसे फिर से रिनेगोशिएट करना ही पड़ता है। लेकिन तालिबान के साथ निगोशिएट करने में ना दो एक प्रॉब्लम है। एक तो अभी भी फ्लाइट ICJ 814 लोगों के दिमाग से गई नहीं है। एंड द फैक्ट दैट हमें मौलाना मसूद अजहर को देना पड़ा और उसने जैम चालू किया और उसके कारण अटैक हुए हैं, एंड द फैक्ट दैट ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ तालिबान, ये माफ़ करना पॉसिबल नहीं है, लोगों के जहन से ये नहीं जाएगा। दूसरा कारण ये है कि अगर हम तालिबान से कैसे बात करें, नोइंग कि तालिबान जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है पाकिस्तान में जो कि इंडिया के अगेंस्ट है। तो ऐसे में क्या कैन वी हैव दैट कन्वर्सेशन विद देम कि भाई आप जैश ए मोहम्मद और इन सबको सपोर्ट मत करो, क्योंकि दे आर क्वाइट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो ये दो कारण हैं। इवन दो टेक्निकली दिमाग से अगर आप सोचे तो बेस्ट यही होगा कि अगर तालिबान गवर्नमेंट गुडविल जेस्चर कर रही है तो लेट्स कंटिन्यू, इतना पैसा लगाया है, लेट्स गो बैक। बट इट्स अ वेरी इफी सिचुएशन टॉकिंग टू देम, ठीक है। और प्रॉब्लम ये भी है कि अब इंडिया नहीं करेगा तो बाकी देश थोड़ा ना रुक रहे हैं, तो इंडिया फिर क्या पीछे रह जाएगा, क्योंकि चाइना एंड दूसरी कंट्रीज दे हैव ऑल स्टार्टेड टॉकिंग टू द तालिबान गवर्नमेंट, राइट। और अब वो अपनी मतलब अगर इंडिया नहीं करेगा तो बाकी लोगों की दोस्ती उनसे अच्छी हो जाएगी और हमारा जो 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो पूरा बेकार हो जाएगा। पर बात करें तो करे कैसे, नोइंग कि व्हाट दे हैव डन। इट्स अ वेरी stiff situation. India had primarily concerned on marginalizing the Taliban, but strategy जो है वो diminish होती जा रही है इस बात पर कि बाकी countries जो है वो actively engage कर रही हैं, और considering कितना stake है इंडिया का, इंडिया should also re-evaluate this, कि क्या हमें बात करनी चाहिए उनके साथ और या नहीं। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पेरेटिव उनसे बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे हम सेफ हो सकें, इसके लिए भी बात करना ज़रूरी है। म्यूचुअल बेनिफिट है, ऑफ कोर्स दे आर शोइंग गुडविल जेस्चर्स, और हमारे भी बहुत सारे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम कर दी है, अफगान मिलिट्री ट्रेनीज भेजे हैं, कई सारे पोटेंशियल म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं अफगानिस्तान से बात करने के। तो इसका मतलब है कि अब पहले जो हमने प्रोसेस करी थी जिसमें हम गानी गवर्नमेंट के साथ में प्लान बनाते थे, वी हैव टू चेंज इट। यू कैन डील विद तालिबान जस्ट लाइक यू यूज टू डील विद अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो गवर्नमेंट बहुत अलग थी, ये गवर्नमेंट बहुत अलग है। तो इंडिया को पूरा एक प्लान फिर से बनाना पड़ेगा। उसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इंडिया शुड अटेम्प्ट टू एम्पलीफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी। This proactive approach will stimulate economic growth, job creation, and deepen the ties with Afghanistan. Means कि the best way to explain this is कि अपने pride को कटक के इंडिया को तालिबान से बात करनी चाहिए और फिर से रिलेशनशिप बनाने चाहिए वैसे ही जैसे उन्होंने पुरानी गवर्नमेंट के साथ बनाए थे, ताकि वही हो सके जो इंटरेस्ट थे उनके पुराने, द इंटरेस्ट दैट वी हैड अर्लियर विद अफगानिस्तान बीइंग द सेंटर ऑफ दीज 3 एरियाज, एंड स्ट्रेटेजिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर बाकी लोग नहीं कर रहे होते तो हम भी नहीं करते, पर ट्रूथ इज बाकी लोग कर रहे हैं। पर हमारा रिलेशनशिप आई मीन पॉलिटिकली इसको जस्टिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर जो लोग जिनके रिलेटिव्स की डेथ हुई थी ऑन ऑल दीज टेररिस्ट अटैक, उनको अगर पता चलेगा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप जो है वो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बैठ के बात कर रही है जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया था, तो हाउ विल दैट पॉलिटिकली गो डाउन। तो इसलिए तालिबान इज़ अ टफ नट टू क्रैक। वो ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, बट एक है पॉलिटिकली सही चीज़ करना और एक है मोरालिटी। वी विल सी इन फ्यूचर इंडिया चूजेस मोरालिटी और चूजेस प्रैक्टिकलिटी। माई पर्सनल व्यू इज़ कि एक्चुअली पर्सनल तो नहीं है, इट्स अ रियलिस्टिक व्यू कि हमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए और वी शुड डू व्हाट इज़ गुड फॉर इंडियन इंटरेस्ट। कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, और वी हैव टू फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड मूव ऑन, क्योंकि दूसरे स्टेट नहीं देखेंगे। एंड मे बी सम सॉर्ट ऑफ जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसका कुछ नॉट पश्चाताप इज द राइट, एक तरीके से forgetting it and moving on in a way that better things can happen.
तो वो भी करना ज़रूरी है. तो the best, that is the best thing, but then there are a lot of reasons why not to do also. You should not be supporting a terrorist organization, doesn't matter if it's behaving well. ठीक है, हमें पता है what they are capable of. So this is it. If you have any more questions regarding this India-Afghanistan relationship, please comment in this video and I will answer. Thank you so much for listening. Have a nice day. Bye.